हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, एग्जाम का तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम अब से बहुत ज्यादा दिन नहीं रहा है ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम सही मायने में ईमानदारी से तैयारी करें। इस तैयारी के सिलसिले में हम भी आप सबके समक्ष एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं, और ये पार्ट नंबर 5 है हमारे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की। ठीक है जी। इस पार्ट नंबर 5 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता दें, उससे पहले आप ये जान ले कि इसके पहले जो 4 वीडियो 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, उन लेक्चर के अंदर जो है ना आपको बेसिकली जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से जो विगत वर्षों में 10-15 सालों में जो आपसे पूछे गए हैं, उनका जो है ना सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन जो है ना दिया गया है। सो प्लीज काइंडली विजिट ऑन दैट वीडियोस एंड देन आफ्टर कमिंग ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको बता दिया जाए तो इस क्लास में आज हम देखने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम 10.3। इट मींस बोले तो प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है क्या कि कांच की आयताकार सिल्ली से अपवर्तन की दो किरणों के नामांकित चित्र खींचे। है ना, क्या है ना जी। तो जरा देखिए कि इसे हम कैसे खींच सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसे जो है ना सबसे पहले एक आयताकार कांच की सिल्ली, आप इसे समझे आयताकार कांच की सिल्ली। ठीक है जी। और इससे अपवर्तन की दो किरणें आपको खींचनी है, तो आप कुछ किरणों को इस प्रकार खींच सकते हैं। एक किरण आपने सपोज ऐसे यहां पर आपतित किया। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम यहां देखें तो एक लंब ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी। आप सबको जो है ना कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये लाइट रेज जो है वो क्या होगी, जरा ध्यान से देखा जाए तो ये लाइट रेज जो है ना अपनी परपेंडिकुलर के तरफ बेंड हो जाएगी। कहेगा वो क्यों सर, तो आपको भी पता है ये बात कि जब कोई प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अपने पथ से विचलित होती है, और विचलित होने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन यहाँ जो लंब के तरफ झुकने का वजह है, तो ये वजह है कि कोई भी प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में आती है तो वो अपने अभिलंब के तरफ झुक जाती है। आफ्टर दैट अगर बोला जाए कि फिर यहां पर एक नॉर्मल आपको ड्रॉ करनी है, तो आपको करना ही है। आइए उसको जो है ना हम कुछ इस प्रकार से यहां नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। इट मीन्स अगर पता लगे इस बात से समझा जाए तो क्या समझा जा सकता है कि अब ये प्रकाश की किरण जो है यहां से जब सघन से विरल में आएगी फिर तो ये पुनः अपने पथ से जो है ना क्या होगी, विचलित होगी, और अब जो है ये लंब से दूर भागेगी। कहां भागेगी भाई, लंब से दूर भागेगी, यानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है जी, ये कुछ इस प्रकार से भागने लगेगी। तो देखा जाए तो एक प्रकाश की किरण जो है ना ये आई ऐसे, है ना, और अपवर्तित होकर के जा रही थी ऐसे, फिर दूसरे सिरे से अपवर्तित हुई तो ये जा रही है ऐसे। बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज एक किरण और के साथ आपको दर्शाना है, तो ये चीज आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। कुछ यहाँ पर जो है ना हमने एक किरण ऐसे ले लिया, और दूसरे किरण के लिए जो है ना हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है ना बिल्कुल उसी तरीके का जो है ना एक फिगर और ड्रॉ किया, जहां पर हम प्रकाश के इस दो किरणों के द्वारा जो है ना अपवर्तन को दिखा पा रहे हैं। है ना, आप जो है ना बिल्कुल बेझिझक ऐसे ही चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं, और आप भी बिना किसी डर भय के
इस तरह से जो है ना आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये दूसरी प्रकाश की किरण हुई जिससे आपतित किरण जो है ना अपवर्तित होकर के इस दिशा में जा रही है। तो ये हुई आपतित किरण फर्स्ट, आपतित किरण है ना पहली। और ये जो हुई ये भी हुई क्या हमारी आपतित किरण, ये भी क्या हुई आपतित किरण। ये जो हुई ये हुई क्या अपवर्तित किरण, या इसे हम कह सकते हैं क्या निर्गत किरण। क्या कह सकते हैं निर्गत किरण। और इसे भी हम क्या कह सकते हैं निर्गत किरण। क्या कह सकते हैं निर्गत किरण। ये जो होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा कांच हो जाएगा। और ये जो होगा हमारा एक माध्यम जो होगा विरल माध्यम हो जाएगा, विरल। और ये जो होगा वो हमारा एक क्या हो जाएगा सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है जी। तो सघन माध्यम, और इधर में फिर से क्या हो जाएगा ये विरल माध्यम। तो कुछ इस प्रकार से जो है ना दो प्रकाश की किरणों का जो है ना हम किसी कांच स्लैब के बीच नामांकित चित्र जो है ना खींच सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप चाहो तो इसमें ये भी दिखा सकते हो कि ये जो किरणें हैं ये किरण और ये किरण, ये दोनों किरणें जो है वो क्या है, ये दोनों किरणें जो है वो क्या है अपवर्तित किरण है। क्या है अपवर्तित, अपवर्तित किरण है। आप चाहे तो ये भी दिखा सकते हैं, यहां आप ये दिखा सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह गए दिए गए उत्तल अवतल लेंस को एक कांच एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतह को छुए बिना कैसे पहचानेंगे कि वो जो है ना एक अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या फिर कांच की पट्टिका है। तो आपको बता दे कि बिना छुए अगर आपको बताना है बाबू, बिना छुए बताना है तो उसके लिए आपको पहचान बता रहे हैं कि उत्तल लेंस जो होगा वो उत्तल लेंस जो होगा उसकी एक अलग पहचान है। अवतल लेंस जो होगी दूसरी नंबर पर, अवतल लेंस जो होगी उसकी एक अलग पहचान है। और जो कांच की पट्टिका होगा तीसरे नंबर पर, अगर कांच की पट्टिका की बात कीजिएगा तो कांच की भी एक अलग पहचान है। वो क्या है ये जो है ना बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा है ना जी, बीच में मोटा। अच्छा मैं एक काम करता हूं इसको जो है ना दूसरे जगह लिख देता हूं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस और कांच के वृत्ताकार पट्टिका को सतह को बिना छुए कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचान करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ ध्यान दीजिए। तो दूसरे नंबर का आंसर ये हो जाने वाला है, ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहली बात कि बिना छुए अगर आपको पहचानना है, बिना छुए बिना टच किए जो है ना आपको पहचानना है तो पहला पहचान उत्तल लेंस की है ना। किसकी बाबू उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस की पहचान क्या हो जाती है यह लेंस, यह लेंस है ना, यह लेंस किनारों पर, किनारों पर पतला पतला बीच में, बीच में मोटा दिखता है, मोटा दिखता है। तो आप देखकर पहचान लो भाई मेरे, छू कर नहीं पहचानोगे देख के पहचान लो। दूसरा अवतल लेंस की पहचान क्या हो जाएगी, तो अवतल लेंस जो होगा उसकी पहचान ये हो जाएगी कि यह लेंस, यह लेंस किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा एवं, किनारों पर मोटा एवं बीच में, बीच में पतला दिखता है। तीसरा नंबर जो हो जाएगा वो कांच की पट्टिका, कांच की अगर पहचान करनी है तो कांच की पहचान क्या हो जाएगी ध्यान से देखेंगे।
कांच की अगर पहचान करनी है तो ये होगी कि यह कांच की पट्टिका की अगर कांच की पट्टिका होगा बाबू, है ना। कांच की पट्टिका की अगर आपको पहचान करनी है तो कांच की जो पट्टिका होती है, कांच की पट्टिका हर जगह समान हर जगह समान रूप की दिखती है, अर्थात दिखती है। यानी इसमें जो है ना कोई भी चीज की जो है ना मोटाई पतलाई जो है ना बीच में या किनारों पर ऐसा कोई बात नहीं होता, यह हर जगह सर्वत्र एक समान होता है, एक जैसा दिखता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो है ना पूर्ण उत्तर हो जाएगा। आगे बात करा जाए तो अगला क्वेश्चन है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया क्या, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, है ना। तो पार्श्विक विस्थापन को अगर मैं परिभाषित करूं तो ध्यान से देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी ग्लास स्लैब या कांच की पट्टिका से अपवर्तित होती हुई निर्गत होती है तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। अर्थात देखोगे जो ये कांच का स्लैब से हम जो है ना अभी इधर में आपको जो है ना प्रकाश का ये किरण जो है ना हमने खींच के दिखाया, ये हुआ तो इसकी ये डायरेक्शन होनी चाहिए ना, ऐसे जानी चाहिए, परंतु यहां पर तो ये ऐसे जा रही है, ऐसे। तो इस वाले आपतित किरण को दिशा के और इस वाले निर्गत किरण की दिशा की जो लांबिक दूरी होती है ना, ये गैप, इसे ही हम कहते हैं क्या, पार्श्विक विस्थापन। यहां देखो जरा, यहां जैसे हुआ ना, मान लो कि ये इंसिडेंट रे है तो ये जैसे जाती, ये ऐसे जाती, उसकी बात मत करना, बस यही किरण देखो ऐसे आती है, सीधा 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 ऐसे निकल जाती ना, ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन ये अपवर्तन होने के कारण ऐसे जा रही है। तो इस किरण और यहां से ये जो जाती ऐसे, इस किरण के बीच की जो लांबिक दूरी होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्लियर। अब फिर वहां डायग्राम ना बनाना पड़े इसलिए मैंने यहीं पे समझा दिया। समझ में आ रहा है ना। ये आपतित किरण की दिशा हुई, ऐसे किरण को जानी चाहिए, लेकिन एक्चुअली जा कैसे रही है, निर्गत किरण ऐसे जा रही है। तो इस निर्गत किरण और इस आपतित किरण की दिशा की जो लांबिक दूरी होती है, इसे ही हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यही है हमारा, कह रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की सचित्र अंतर स्पष्ट करें। आइए हमें जो है ना अंतर स्पष्ट करना है, एक पेज और ऐड करते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की सचित्र, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो उत्तल लेंस हमने ये बना लिया भाई,
है ना, ये बना लिया, है ना, ये ए बी जो है ना हमने इसका नाम दे दिया, और अवतल लेंस हमने ये बना लिया। ठीक है जी, इस दोनों लेंसों का हमें जो है ना क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो पहला ये तो हो गया हमारा उत्तल लेंस, है ना जी, ये हो गया हमारा क्या, उत्तल लेंस, और ये हो गया क्या हमारा अवतल लेंस। ठीक है जी, ये हो गया क्या हमारा अवतल लेंस। अब जरा दोनों में अंतर देखते हैं। पहला, किनारों पर पतला, बीच में मोटा। ये जो होता है एक नंबर, वो होता है किनारों पर मोटा, बीच में पतला। ठीक है जी। दूसरा इसका अंतर हो जाता है कि ये फोकस दूरी जो होती है इसकी, इसे जो है ना हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ऐसे भी अंतर हो जाएगा ना, अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि इसे जो है ना हम अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। इसे जो है ना हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोल रहा हूं पूरा सा, है ना, तो आप जरा लिख देना अच्छे ढंग से। तीसरा नंबर, अभिसारी अपसारी हो गया। इसका जो फोकस दूरी होता है या फोकस जो होता है, वो फोकस जो है ना पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का जो है ना फोकस पॉजिटिव होता है, जबकि इसका जो है ना फोकस क्या होता है बाबू, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है, नकारात्मक होती है। ठीक है जी, तीन अंतर काफी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें चौथा नंबर, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख खींचिए। आइए, सरल सूक्ष्मदर्शी का जो है ना हमें क्या खींचना है, किरण आरेख। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन का जवाब हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाना है। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी का जो है ना हमें क्या बनाना है भाई, सरल सूक्ष्मदर्शी का जो है ना किरण आरेख खींचना है। ठीक है जी, तो जरा सा देखेंगे, हमने एक जो है ना ये क्या बना लिया भाई, एक हमने उत्तल लेंस बना लिया, जिस पर एक प्रधान अक्ष जो है ना हमने ऐसे खींच लिया। अगर इसकी थिकनेस की बात करा जाए तो हम कर सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गई हमारी। अब अगर एक नॉर्मल यहां से ड्रॉ कर दें हम, तो ये ऐसे हो सकता है, और इसे जो है ना हम क्या कह सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र कह सकते हैं, सी कह सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर। अब देखेंगे ये हमारा पूरा जो है ना क्या हो जाएगा, ए बी एक उत्तल लेंस होगा। याद रहे कि इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक इसकी फोकस मान लेते कहां है भाई, यहां है, ये जो है ना इधर एफ, और इधर भी जितना इस सी से फोकस की दूरी होगी इतना ही यहां पर इसकी फोकस दूरी होगी, और इधर भी है क्या, एफ। एक ऑब्जेक्ट जो है ना कहां रख रहे हैं हम, यहां रख रहे हैं, ध्यान से देखें आप। एक ऑब्जेक्ट जो है ना हमने यहां रखा, उल्टा हो गया, इसको ऐसे कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है ना हमने यहां पर ऐसे रखा, इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस को अगर बढ़ा दिया जाए तो ये ऐसे हो गया। ठीक है जी, अब एक प्रकाश की किरण यहां से आपतित होती है, और ये जो है ना जाती है कहां पर, जो है ना लेंस पर जाती है, यहां से ऐसे गई है लेंस पर। ठीक है जी, इसकी भी थिकनेस को बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, अब चूंकि ये यहां से ऐसे गई, ये यहां से ऐसे गई, तो ये अपवर्तित होगी, और अपवर्तित होगी तो कैसी हो जाएगी देखेंगे, ये यहां से गुजरेगी और ऐसे जाने लगेगी। ठीक है जी, कहेगा सर फोकस बिंदु यहाँ है तो मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा, आप घबराइए नहीं।
ये यहां से मुड़ करके जो है ना ऐसे जाने लगेगी। परंतु जब हम इसे पीछे की ओर हटाएंगे, जब हम इसे पीछे की ओर हटाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। देखेंगे, ठीक है जी। परंतु इसे हम डॉटेड कर ले रहे हैं। हूबहू मान लीजिए मिला लिया गया है, डॉटेड लाइन यहां से शुरू हो गया, ठीक है जी। और दूसरी लाइट रेज जो है ना बिल्कुल ऐसे ही इसके जो है ना इस पार्ट से निकलेगी और ये जो है ना मतलब कि प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरेगी। जरा देखेंगे इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको भी कॉपी एंड हमने क्लोन किया और यहां पर रखा इसे। ठीक है जी। इसे जब पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा, इसे जब पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा तो इससे भी कुछ चीजें हमें देखने को मिलेगी। आपको ज्यादा लफड़ा नहीं है, आपको बस यहीं से सोचना है कि इसको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है जी। अब इसको जरा थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूं। ठीक है जी। तो आप जरा गौर से देखो कि ये जो है ना दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहे हैं और इस पॉइंट पर जो है ना हो ऐसे जो है ना हम इसका चित्र खींच सकते हैं। ठीक है जी। तो कुछ इस प्रकार से जो है ना क्या किया जाता है भाई, ये जो है ना सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बनाया जाता है। यहां जो होती है, यहां हमारी आंख होती है ना, क्या होती है, आंख होती है। यहां से हम चीजों को देख रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो कुछ घटनाएं यहां पर देखने को मिलती हैं, जिसका प्रतिबिंब इधर की तरफ बना और चीजें हमें दिखाई देती हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट का भी नाम दूं तो ये P और ये Q हो गया और ये Q डैश और ये P डैश हो गया। ठीक है। और यहां अगर पॉइंट का नाम दूं तो हम M नाम दे देते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है ना हम एक सरल सूक्ष्मदर्शी का जो है ना स्वच्छ नामांकित चित्र खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा देखेंगे उसको। तो वो है क्या, अपवर्तनांक की परिभाषा परिभाषा दें और हीरे का अपवर्तनांक इतना है, इस कथन का अभिप्राय क्या है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को ही हम उठा लेके चलते हैं उधर में, है ना, बार बार जो है ना इधर नहीं आया जाएगा, है ना। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 इधर, क्वेश्चन नंबर 7 इधर, दोनों के आंसर करते हैं। ओके, आ जाएंगे। कह रहा है क्या, प्रकाश के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक सॉरी अपवर्तनांक को परिभाषित करें। तो अपवर्तनांक का अर्थ होता है क्या, जरा समझेंगे पहले। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि किसी किसी या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल तथा तथा किसी अन्य प्रकाशिक प्रकाशिक माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम
उस माध्यम का को उस माध्यम का उस माध्यम का उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है भाई? यानी किसी भी प्रकाशिक माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल की तुलना अगर निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना के सापेक्ष किया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या भाई? अपवर्तनांक कहते हैं। सिंपल शब्दों में हमने लिखा निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य प्रकाशिक माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। सवाल यह भी था कि क्या मतलब है कि अगर किसी हीरे का अपवर्तनांक क्या है बाबू? 2.42 है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? हीरे का अपवर्तनांक हीरे का अपवर्तनांक अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अभिप्राय यह है कि निर्वात की तुलना में हीरे में प्रकाश की चाल 2.42 गुना कम है। क्या है बाबू? 2.42 गुना कम है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 का अर्थ है कि निर्वात की तुलना में हीरे के भीतर प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में 2.42 गुना कम होता है। तो ये रहा हमारा क्या? अपवर्तनांक तथा हीरे में अपवर्तनांक के जो परिभाषा थी, अभिप्राय था। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे, जरा देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 है ना जी। देखिए प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें, है ना। तो सबसे पहली बात कि प्रकाश का अपवर्तन सवाल अच्छा है, ये इस पर आएगा नहीं। उससे अच्छा है जो है ना हम अगले पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां पर रखते हैं, अब लिखते हैं, है ना। क्या भाई? प्रकाश का अपवर्तन हमें लिखना है। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या है? सबको पता है प्रकाश का अपवर्तन, बताओ जरा किसको किसको नहीं पता है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? बड़ी नीचड़ लोग होंगे, याद रखेंगे, जिनको अब तक प्रकाश का अपवर्तन क्या है नहीं पता है ना। सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब तक आपने सारी चीजें पढ़ ली होंगी, बस एज ए क्विक रिवीजन बस ये आपको बताया जा रहा है। देखेंगे जरा, जो लोग नहीं पढ़े अब तक वो कम से कम देख लें और देख करके जो है ना सीख लें। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से मुड़ जाती है। तो वह अपने पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के नियम
अपवर्तन के नियम। ठीक है जी, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियमें होती है ना। पहला नियम है ना, आपतित किरण, आपतित किरण कमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। एंड सेकेंड वन इज किन्हीं खास माध्यमों में आपतित किरण की जया यानी साइन आर, साइन आई तथा अपवर्तित किरण की जया यानी साइन आर हमेशा एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे हम म्यू से लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। तो ये जो है ना अपवर्तन होता है तथा इसके नियम होते हैं। इसके किरण आरेख भी दर्शाया जा सकता था, परंतु हम नहीं दर्शा रहे हैं समय के अभाव में, हमारे लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वन इज, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या रहे ये देखेंगे आप। ठीक है जी, यहां पर एक क्वेश्चन है, जरा सा इसको देख लेते हैं। पहले जो है ना मैं इधर वाले पेज को जो है ना डिलीट ही कर लेता हूं। ओके चलो, यहाँ पे जो सवाल हो सकते हैं मैं इसको कर लेता हूं, बाकी जो नहीं होंगे अगले पेज पे ऐड ऑन किया जाएगा। ओके चलेंगे। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच के प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, तो है ना अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल है ना बटे कांच में प्रकाश की चाल, यही होगा। ठीक है जी, अब इसका अपवर्तनांक है 1.50 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में हमें स्पीड बतानी है। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल अगर देखा जाए तो ये हो जाता है 1.5 दूनी, है ना जी 3, है ना। और कांच के प्रकाश की चाल को इधर भेज दिया जाए तो कांच में प्रकाश की चाल जो होगी, कांच में प्रकाश की चाल जो होगी वो क्या हो जाएगी भाई मेरे, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो कुछ इस प्रकार से जो है ना कांच में प्रकाश की चाल हम निकाल सकते हैं इस दिए हुए क्वेश्चन के आधार पर। ओके क्लियर।
ये हमारा जो रहा वो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, उत्तल लेंस के 2f और वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र पर 2f लेंस के 2f या वक्रता केंद्र पर रखे प्रतिबिंब बनने का किरण रेखा चित्र खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार भी बताएं और स्थान भी बताएं। बड़ा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया यार, टाइम कंज्यूम कर रहा है, बनाने में कोई समस्या नहीं, टाइम ले रहा है ना जी, और कोई बात नहीं। चलो भाई बनाते हैं, देखते हैं जरा। ये कहां से आ जा रही है यार, मच्छियां तो मुझे परेशान करके रखी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं मेरे भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये हुआ हमारा एक उत्तल लेंस। क्या हुआ भाई, उत्तल लेंस, और यहां से गुजर रहा है इसकी प्रधान अक्ष। तो गड़बड़ हो गई वो, मैं इसको हटा लेता हूं और ये ले लेता हूं, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये इसका सी हुआ सर, सी हुआ, इधर जो है ना F1, इधर जो है ना 2F1। आपको बता दें कि C से F1 की जो दूरी होगी और F1 से 2F1 की जो दूरी होगी वो दोनों बराबर होनी चाहिए। इधर हो जाएगा F2 और इधर हो जाएगा क्या, 2F2, ठीक है जी। अगर कहां रखी गई है, 2F पर रखी गई है, अर्थात यहां रखी गई है, वस्तु कहां रखी गई है, यहां रखी गई है, ठीक है जी। मैं जरा सा इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ये हो गई। ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण यहां से निकलेगी और दर्पण पे आपतित होगी और परावर्तन के बाद जो है ना कहाँ चली जाएगी, सॉरी लेंस पर आपतित होगी और परावर्तन के बाद जो है ना वो कहां से गुजरेगी, बड़ी कठिनाई है भाई, चल इतना समझ ले, ठीक है। अब यहां से ये जो है ना अपवर्तित होकर के कहा चली जाएगी भाई, ऐसे ये चली जाएगी, ठीक है जी। ये यहाँ पर टच करा दो भाई, नहीं तो बवाल हो जाएगा, बवाल, ठीक है जी, ऐसे चली जाएगी। और दूसरी जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो कहां से निकलेगी, ऐसे निकलेगी, यहां से निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाकर के यहां पर इसे काटेगी, ठीक है जी। ऑलमोस्ट ये चल जाने वाला फिगर है ना। यहां से ये लाइट रेज गई, इधर गई, इधर गई, ये यहां से गई, इधर जा रही है और एक दूसरे को कहाँ काट रही है भाई मेरे, एक दूसरे को जहां काट रही है वो जगह क्या है, 2F2 ही है, ठीक है जी। लाइट ही गुल हो गई बोर्ड की, अचानक लग रहा है कि चीजें आ जाएंगी, टाइम लेगा लेकिन आ जाएगी, है ना जी, देखा जाए। उड़ी बाबा, ये तो लेके चले गए है, फिगर को जो है ना इसने लगभग लेके जा चुका है ये,
चलिए फिर से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 हम। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो है ना थोड़ा समय लगा दिया बहुत ज्यादा। आ जाइए फिर से देखते हैं, थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, है ना। तेजी में देखेंगे जरा सा। ये आप प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पर हमारी सी हो गई, यहाँ पर हमारा एफ हो गया मान लो, और यहाँ पर हमारा 2f हो गया। इधर f1 कर देते हैं, 2f1 कर देते हैं, और इधर f2 कर देते हैं, और इधर 2f2 कर देते हैं। आपको पता होगा कि C से F1 की जो दूरी होती है और F1 से 2F1 की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। C से F2 की जो दूरी और F2 से 2F2 की दूरी दोनों बराबर होती हैं। अगर 2F पर ऑब्जेक्ट है, यानी कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, सॉरी इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, थोड़ा सीधा नहीं है ना। अब जो है ना यहाँ से एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक है, जो अपवर्तन के बाद जो है ना F2 से गुजरती है। ठीक है जी, F2 से गुजरती है। दूसरी किरण जो होती है वो यहीं से चलती है, प्रकाशीय केंद्र होते हुए जाती है और एक दूसरे को काटती है। ठीक है, कहाँ काटी है मेरे भाई? जहां काटी है वहीं पर इमेज बनता है। ठीक है जी, तो ये जो है ना हमारा, अगर ये रहा हमारा ए बी, मतलब कि वस्तु, तो ये हो गया हमारा बी डैश, ए डैश ऑब्जेक्ट, सॉरी मिर इमेज। ये कुछ इस प्रकार से लाइट रेज आती है और एक दूसरे को इस जगह पर काटती है। अब इसकी क्या लिखनी है हमें? प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान, है ना। तो प्रकृति जो होगा वो ये होगा कि वास्तविक एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकृति हो जाएगी। इसके अलावा आकार बताना है और स्थान बताना है, तो आकार हो जाएगा, है ना, वस्तु के बराबर। स्थान हो जाएगा लेंस के दूसरी ओर 2f या 2f2 पर बनेगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था भाई? क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है ना जी। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को क्रॉप कर लेते हैं। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो हो जाएगा उत्तर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि ये अपने प्रधान अक्ष के समानांतर या समानांतर आने वाली
आने वाली किरणों को फोकस बिंदु पर अभिसरित कर देती है। तो इस वजह से जो है ना, अर्थात अभिसरित करने का मतलब एक जगह जो है ना इकट्ठा करवा देती है, चाहे कितनी भी प्रकाश की किरणें आए, है ना। तो ये अगर इसका फोकस है तो इधर से जितनी भी किरणें आती हैं सबको जो है ना मोड़ के कहां मिला देती है, सबको जो है ना मोड़ के कहां ले जाती है, सबको मोड़ के जो है ना एक बिंदु पे ला देती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण को जो है ना एक जगह पर एकत्रित किया जाए यानी अभिसरित किया जाए, और जो लेंस अभिसरित करने का काम करता है उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस में वस्तु को आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, सचित्र चित्र भी बनाए। आप देखें यहाँ जरा सा, आपको मैंने बताया था ना ये वाला चीज, है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से जो है ना मान लीजिए कि बनता है क्या, आपको 2f जब वस्तु जो है ना यहाँ पर होती है, तो मैं तो आपको यहाँ पर ही थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। अगर ये f है तो मान लीजिए यहाँ हो गया क्या हमारा, कुछ भी ऐसे ही हो गया, ठीक है जी। तो जो है ना ये मान लीजिए हमारा 2f हो गया, है ना, या 2f1 हो गया, या हटाइए इस बात को। तो देखिएगा जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना उसका जवाब यही हो जाएगा। देखिएगा करा 11 नंबर क्वेश्चन में, उत्तल लेंस में वस्तु की आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब है तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, सचित्र बताएं। तो देखिएगा वस्तु की स्थिति जो होनी चाहिए वो कहां होनी चाहिए, आप ही बताइए जरा, आप ही बताइए। इस फिगर को देखिए जरा, इस फिगर को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के सरल सूक्ष्मदर्शी में एक वस्तु यहाँ फोकस और कहां है, वक्रता प्रकाशिक केंद्र के बीच यानी लेंस के बीच है। तो यहां वस्तु रखी गई है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब उसी तरफ आवर्धित बना है, बड़ा बना है। तो जब ऐसी कहानी हो तो इस समय कहां वस्तु होनी चाहिए भाई, एफ और लेंस के बीच यानी फोकस और लेंस के बीच। तो यही चीज वहां पर आपको बता देनी है। तो ये चित्र बना देंगे और चित्र बना करके बता देंगे कि वस्तु का स्थान फोकस और लेंस के बीच होनी चाहिए, प्रकाशिक केंद्र के बीच होनी चाहिए। ओके, आइए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में रखा हुआ सिक्का उठता हुआ दिखाई देता है क्यों? तो इसका जो कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो कारण होता है, ये हमारा जो है ना क्या हो गया, पानी का ये हो गया, ठीक है जी। तो यहां पर एक सिक्का रखा गया है, यहां पर एक पेंदी में जो है ना क्या रखा गया, सिक्का रखा गया है। तो यहां पर जो प्रकाश की किरणें होंगी वो इस प्रकार से आती है, मान लीजिए, ठीक है जी। तो ये जो है ना थोड़ी सी ऐसे जो है ना अभिलंब से जो है ना क्या होती है, यहां पर अगर अभिलंब डाला जाए तो ये जो है ना अपने लंब से थोड़ी सी भागती है ना जी, ऐसे भागती हैं। तो इसका एक्चुअल जो पोजीशन होता है जरा देखिएगा, है ना, एक्चुअल जो पोजीशन होता है ये पीछे हटाने पर, और इससे ऐसे भागती हैं तो इसका जो है ना एक्चुअल जो पोजीशन होता है वो ऐसे हटाने पर कहां आ जाता है, यहां आ जाता है। एक्चुअली ये जो है ना आभासी प्रतिबिंब की वजह से इस सिक्के की जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसकी प्रतिबिंब जो है ना P डैश यहां बनने लगती है। यही वजह है कि अपवर्तन की घटना के कारण, अपवर्तन के कारण, है ना, सिक्के का अपवर्तन के कारण सिक्के का जो होता है ना, सिक्के का आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, है ना, सिक्के का आभासी प्रतिबिंब, है ना, ऊपर दिखने लगता है, ऊपर दिखने लगता है, लगता है। और यही वजह है कि जो है ना पानी में रखा हुआ सिक्का जो है ना थोड़ा सा ऊपर हमें प्रतीत होता है, ठीक है जी। तो ये फिगर थोड़ी सी कमी है तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, है ना। अब टाइम के अभाव में थोड़ी सी फिगर जो है ना अच्छे से नहीं बना है, वैसे इसका, है ना। आगे देखेंगे, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को बता दे, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को, है ना जी। तो उत्तल लेंस के उपयोग जो है ना यहां दिखा देते हैं हम आपको। उत्तल लेंस के उपयोग, उत्तल लेंस के उपयोग,
ठीक है जी। दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष, अर्थात जिसमें जो है ना दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं, यानी कि आपको जिसको हम कहते हैं क्या, हाइपरमेट्रोपिया, उसके निवारण में। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहला उपयोग जो होता है ना वो दूर दृष्टि दोष के निवारण में, ठीक है जी। दूसरा उपयोग जो होता है इसका सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है जी। तो एक तो दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं उसको ठीक करने में और सरल सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। एक लेंस में प्रकाश की किरण किस प्रकार गमन करती है, एक आरेख द्वारा व्यक्त करें, है ना। एक लेंस से प्रकाश की किरण किस प्रकार गमन करती है इसका एक किरण आरेख खींचना है, तो कोई सा भी एक किरण आरेख आप खींच के दिखा दीजिएगा किसी भी लेंस में, है ना। बहुत सारा आपको जो है ना वो मिला होगा, आप उसको इसके हिसाब से कोई सा भी एक दिखा दीजिए। और जो प्रश्न रह गया वो क्या रह गया हमारा 15, 16 और 17 रह गया। अवतल लेंस को आप सारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो ये आप वही आंसर हो जाएगा क्योंकि है ना अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरणें जो है ना, जैसे कि ये रहा है ना, उसका ये अगर कहा जाए तो इधर से आती हैं प्रकाश की किरणें, इधर से आती हैं, तो ये जो है ना ऐसे ही से भेज देता है, ऐसे ही से भेज देता है, और ये जो है ना पीछे हटाने पर यहाँ मिल जाता है। तो चूंकि प्रकाश की किरणों को इसने क्या किया, फैला दिया, इसी वजह से जो है ना इसे हम क्या कहते हैं, अब सारी लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता जो है ना, तो लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है भाई, तो सिंपल सा बात है कि लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता जो होती है वो लेंस के फोकस दूरी जो कि मीटर में होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। अर्थात लेंस की जो क्षमता होती है उस लेंस की फोकस दूरी अगर जो मीटर में होती है उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। करें कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अर्थात P बराबर जो होता है यहाँ पर क्या हो जाता है 1/f, जो कि ये हमेशा मीटर में होता है। आगे बात करा जाए तो एसआई मात्रक जो होता है ना, एसआई मात्रक इसका जो होता है ना वो क्या हो जाता है, डायोप्टर। ठीक है जी। देखिए अलार्म बजने लगा 7 बजने का, है ना जी, यानी टाइम काफी ज्यादा हो गया, वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो गया। बस निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आप जो है ना हवा के सापेक्ष, है ना, हवा के सापेक्ष किसी प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक देखिए ये चुप होगा नहीं, हाँ हो गया, चलो भाई, प्रकाशिक माध्यम के अपवर्तनांक को है ना निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आज की जो लेक्चर है ये काफी ज्यादा लंबी हो गई, इस वजह से कि इसमें लगभग हम लोगों ने पूरे डिटेल में लिख करके आसानी से लैंग्वेज के साथ समझते हुए पूरे 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा भी अनेकों हो सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है
है ना। और ये आपको बता दिया जाए कि पिछले वर्षों में इन्हें पूछे भी गए हैं, और सबके जो है ना कहीं कहीं सत्र भी लिखे गए। जैसे यही सवाल था 2024 में पूछा गया था, ये सवाल जिसे हम 2025 में समझे थे ये 2023 में पूछा। तो विगत वर्षों के ही सारे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।